मुन्ना अपनी बेटी को देखो, वो ट्यूशन जाती है या फिर कहीं और जाती है, अरे मुन्ना अपनी बेटी को स्कूटी की चाबी मत दो, फोन क्यों दिला दी तुमने। जब मैं बाहर खड़ी होती थी तो मेरे मुंह से एक आवाज नहीं निकल सकती थी कि मैं किसी से बात कर लूं। मुझे सच में नहीं मालूम था कि मुझे एक्चुअली लाइफ में करना क्या है। जब तक कोई मुझे नौकरी देगा नहीं तब तक मुझे बाबूजी भेजेंगे नहीं। मैंने कॉलेज में एडमिशन भी करवा लिया और मैं चली गई बॉम्बे। एंड दैट डे आई फेल्ट गूज़ बम्प्स कि मेरे साथ क्या हो रहा है यार, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि टीवी पे आ जाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष सिंह और मैं बलिया की बेटी हूँ। पली बड़ी हूँ झारखंड में और इस वक्त अब बिहार की बहू बन चुकी हूँ। लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा मैंने बचपन में सोचा था। बचपन में खैर मैंने बहुत कम सोचा था, लेकिन आज के हिसाब से जिस हिसाब से जिंदगी चल रही है मेरी, मुझे नहीं मालूम था कि कभी भी लाइफ में स्क्रीन पर आने का मौका मिलेगा, 4 लोग मुझे जानेंगे, मुझसे बात करना चाहेंगे। लेकिन जिंदगी शुरू से ऐसी नहीं थी। मतलब लाइफ बहुत ही ज्यादा एक किसी भी ब्राउन गर्ल मिडिल क्लास परिवार की जो लड़की होती है उस तरीके से मेरी ज़िंदगी थी। पापा जो मेरे हैं वो सरकारी नौकरी करते हैं। घर में हम 2 बेटियां रहा करते थे, मम्मी मेरी हाउसवाइफ थी। और मिडिल क्लास परिवार की जो चाहत थी, जो सपने थे, वही मेरे माँ बाप के भी सपने थे कि दोनों बेटियां हैं, पढ़ा लिखा लेते हैं, फिर शादी कर दी जाएगी, लेकिन हाँ पढ़ाई हो तो अच्छी से हो। एवरीथिंग वॉज नाइस, मतलब जैसा आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी कटे वैसे ही कट रही थी। Cut to me in 7th standard when my mom passed. And ये टाइम बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी थी। मेरे पापा का फुल ध्यान अपने ऑफिस के काम पर रहता था। उन्होंने नया बिजनेस शुरू किया था, उस पर रहता था। लेकिन मेरी मम्मी के जाने के बाद देयर वाज अ वैक्यूम क्रिएटेड इन आवर लाइफ। हम बहुत छोटे थे, मैं 12 साल की थी और मेरी बहन आई थिंक 8 साल की होगी, 2nd स्टैंडर्ड में होगी। मुझे याद है कि जिस दिन ये मिसहैप हुआ था, मेरी बहन को फीवर आ गया था एंड आई वाज सो सो स्टक, पत्थर की तरह हो गई थी। आई वाज नम, आई वाज नॉट इवन क्राइंग, कि मुझे पता भी नहीं था कि मुझे अब रोना चाहिए, कि क्या करना चाहिए, कि मैं पापा को देखूं कि अपनी बहन को देखूं, क्या करूं। ऐसी हालत हो गई थी मेरी उस 2 साल में। मतलब ऐसा हो रहा था कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनका इंटरफेरेंस हम तीनों के बीच में इतना ज्यादा हो गया कि मुझे कपड़े कौन से पहनने हैं, वो स्लीवलेस होने चाहिए, वो फुल स्लीव्स होने चाहिए, मुझे शॉर्ट्स पहनना है कि मुझे फुल पैंट पहननी है, ये तक भी हमारे रिलेटिव्स डिसाइड करते थे। एंड गेस व्हाट कि अगर मैं कभी भी कुछ ऐसे कपड़े पहन लेती थी, क्योंकि मुझे बहुत शौक है अच्छे कपड़े पहनने का, मन होता है, हर लड़की को मन करता है यार कि आप अपने मन के कपड़े पहनो। तो मैं अगर कभी कोई शॉर्ट ड्रेस पहनती थी तो अगेन हमारे रिलेटिव्स आकर के मेरे पापा को कि देखो तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, माँ नहीं है इसके ऊपर तो अब तुम्हें ही इसका माँ भी बनना पड़ेगा, इसका बाप भी बनना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मेरे पापा जो कि हमेशा से बचपन से सपोर्ट किया है यार, पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, जिस बंदे ने इतनी मेहनत की, वो उनके दिमाग में वो ऐसा अटर शिट भर भर करके उन्हें भी कहीं ना कहीं वो अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत 2-3 बार ऐसा हुआ था कि पापा ने ये बात मुझसे कही हुआ करके कि देखो ये ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे मत कर, वैसे मत कर। तो मेरा मतलब स्टैंड बहुत क्लियर था कि व्हाई शुड आई नॉट, क्योंकि पता नहीं मुझे बहुत बदतमीज़ों वाला टैग भी मिल चुका है घर में कि मैं बहुत ज़बान लड़ाती हूँ, मैं बहुत पलट करके जवाब दे देती हूँ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये भी उसी टाइम की बात है जब कोई था नहीं, और जब पापा मुझे आकर के कहते थे ये चीज़ कि वो तुम्हें ऐसे बोल रहे हैं, ये कपड़े मत पहनो, ऐसे मत करो, लंच में ये क्यों नहीं लेकर के गई, ऐसा क्यों नहीं किया, मतलब मल्टीपल थिंग्स, तुमने उस लड़के से क्यों बात कर लिया, अरे मुन्ना अपनी बेटी को देखो, वो ट्यूशन जाती है या फिर कहीं और जाती है, अरे मुन्ना अपनी बेटी को स्कूटी की चाबी मत दो, फ़ोन क्यों दिला दी तुमने। मतलब इतनी सारी बातें जो मेरी मम्मी को कहनी चाहिए थी, वो फ्रॉम द 3rd पर्सन, 4th पर्सन, 5th पर्सन, मतलब जो दूर के रिलेटिव्स जिनको मैंने कभी नहीं देखा था, जिनसे मैं साल में शायद कभी एक बार मिली थी, वो भी मेरे घर आकर के वो इतने हमदर्द बन गए थे मेरे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, ये कोई अच्छे लोग नहीं है, ये बस मेरे पापा को मेरे और मेरी बहन के प्रति भड़का रहे हैं। उसके बाद मम्मी के जाने के 2 साल बाद, जब मैं थोड़ी सी बड़ी भी हो गई थी, मैं 10th अराउंड पहुंच गई थी तब तक में, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार ऐसे तो लाइफ नहीं चलेगी। बिकॉज पापा कहीं ना कहीं वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड। पापा बात नहीं किया करते थे किसी से। पापा बस ऑफिस से आते थे और रूम में जा करके सो जाते थे। सुबह उठना था, नाश्ता करना था, ऑफिस जाना था, ऑफिस से वापस आना था और फिर रूम अंधेरा करके सो जाना था। दिस वॉज माई फादर्स होल लाइफ। देन वी डिसाइडेड टू गेट आवर फादर रीमैरिड, क्योंकि मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये चीज थी कि आई एम इन 10th स्टैंडर्ड और 2 साल और मैं रहूंगी रांची में, और मैं तो फिर शादी हो जाएगी या फिर कहीं चली जाऊंगी बाहर पढ़ने के लिए,
फिर मेरी बहन है, उसका भी सेम ही होगा कि वो भी बाहर चली जाएगी। तो एट द एंड ऑफ द डे घर पे रहेगा कौन? अगर मेरे पापा ऑफिस से भी आते तो उन्हें एक गिलास पानी भी पिलाने वाला कोई नहीं रहेगा। और मम्मी से जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी तो मतलब मैं क्या बताऊँ कि सारी चीज़ें भगवान सच में ऊपर बैठ कर के प्लान करके रखता है। आई थिंक कि हम लोग फर्स्ट टाइम पर ही क्लिक कर गए थे, मैं और मेरी मम्मी। और बहुत अच्छे से बातें हम लोगों ने शुरुआत कर दी करने की, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी थी, मैंने अपने दिमाग में ही पहले से सोच लिया था कि अच्छा यही मम्मी तो है। और मैं अपने पापा के बारात में गई हूँ यार, मतलब आई हैव सीन माय पेरेंट्स गेट मैरिड, व्हाट इज़ मतलब इससे अच्छा, इससे बड़ा एज़ अ डॉटर मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है लाइफ में। मम्मी के आने के बाद से फिर सीन ऐसी हो गई कि अब कोई भी रिलेटिव या फिर कोई भी पड़ोसी, कोई भी इंसान कुछ भी आकर के मुझे, मेरी बहन को, अब मेरा भाई भी है, कोई किसी की हिम्मत ही नहीं है कि वो हमें कुछ भी आकर के बोले। लेकिन हाँ, मेरे घर में उतना कोई पढ़ा-लिखा था नहीं, मतलब लड़कियों में, लड़के तो बहुत अच्छा कर रखे थे, लेकिन यूपी बिहार के बेल्ट में, झारखंड में उतना लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं। मतलब एक सिंपल ग्रेजुएशन करा दिया, बहुत अच्छा हो गया, अब चलो इनकी शादी करा देते हैं। बट जब मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन भी पढ़ाई करनी शुरू की, फिर मैं बॉम्बे गई जॉब करने के लिए, तो ऑल माय सिस्टर्स स्टार्टेड कॉलिंग कि अरे! तेरे को सच में कैसे अपॉर्च्युनिटी मिल गई जाने की? सच में ऐसे कैसे हो गया? तेरे को मुन्ना चाचा ने कैसे अलाउ कर दिया जाने का? फिर अब ये तो मतलब वो था, लाइफ था फ्रॉम अदर्स आईज़, फ्रॉम अदर लेंसेज़, जो लोग देख रहे थे। बट किसी को ये मालूम नहीं था कि मैंने अपने घर में कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ करी थी अपने पापा से जाने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने कभी मुझे अकेले कहीं भी भेजा नहीं था। ही आफ्टर माय मॉम्स डेथ ही वाज़ वेरी मच अटैच्ड कि मैं और मेरी बहन कहीं उनके नज़रों से दूर ना जाएँ। वो हमेशा चाहते थे कि तुम्हें जो भी कुछ करना है तुम यहीं पर रहो। बट मुझे मालूम था कि रांची जैसे छोटे शहर में कभी भी कुछ भी नहीं होना है। और उस वक़्त क्योंकि मैं घर की बड़ी बेटी भी हूँ, कोई था भी नहीं मुझे करियर वाइज़ गाइड करने का, तो मुझे सच में नहीं मालूम था कि मुझे एक्चुअली लाइफ़ में करना क्या है। एक टाइम था मेरे कॉलेज का जब मुझे सच में ऐसा लगता था कि अरे यार कुछ नहीं, बस ग्रेजुएशन हो गया, अब सच में यार कोई अच्छा लड़का देखूँगी, शादी कर लूँगी और मस्त मज़े से लाइफ़ जिया करूँगी। एकदम यही फाइनल था मेरा लाइफ़ का डेस्टिनेशन। बट देन आई डोंट नो हाउ एक बार मैं अपना कॉलेज का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रही थी, और एग्ज़ाम में जो हमारे इन्विजिलेशन ड्यूटी पे जो सर आए थे, ही सेड कि एग्ज़ाम पेपर खत्म करने के बाद आकर के मुझसे ऑफ़िस में मिलना। तो आई वाज़ वेरी स्कैर्ड कि क्या हो गया? कहीं इन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं देख लिया मुझे करते हुए कि अब ये तो मेरी वाट लगाएँगे। बट देन व्हेन आई वेंट टू हिज़ चेंबर एंड ही वाज़ लाइक कि देयर इज़ अ वैकेंसी इन ज़ी बिहार झारखंड, डू यू वांट टू गो? मैंने कहा कि यार खाली ही बैठी हूँ, चली जाती हूँ, देखती हूँ क्या होगा। और सच में मुझे नहीं मालूम था कि लाइफ़ उसके बाद इतनी ज़्यादा बदल जाएगी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जर्नलिस्ट बनूँगी, मैं स्क्रीन पर आऊँगी या फिर मैं इतना बोल सकती हूँ, मुझे नहीं मालूम था। मेरे पापा चाहते थे कि मैं लॉयर बनूँ, क्योंकि बचपन से मैंने बहुत लड़ाई करी है अपने घर पे, हमेशा लोगों को जवाब दिया है, तो उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट टू टर्न दिस एज़ अ प्रोफेशन, जब तुम इतनी अच्छी लड़ाकिन बन सकती हो, तो पैसे कमाओ इससे। बट फिर मैं गई वहाँ पर और शुरुआत हो गई थी मेरे करियर की, मुझे मालूम नहीं था कि ये शुरुआत है, लेकिन वो हो गई थी। उन्होंने जिनके पास मैं जिस ऑफ़िस में गई थी, वहाँ पर उन्होंने मुझे एज़ अ कॉन्ट्रैक्ट रखा, और फिर धीरे-धीरे करके वो ऐसे मुझे प्रोजेक्ट्स पे भेजते चले गए। मुझे नहीं मालूम था, मुझे लगता था कि ये सारे जो जाते होंगे ना वहाँ पर, मैं रिकॉर्ड करके लेके आती होंगी और वो उसको डंप कर देते होंगे, वो कुछ करते ही होंगे, बस मुझसे टाइम पास करवा रहे हैं, क्योंकि पैसे तो वो दे नहीं रहे मुझे। लेकिन देन वन डे आई सॉ माई सेल्फ ऑन द टेलीविजन एट 9 o'clock, जो प्राइम टाइम होता है हमारा स्लॉट उस वक्त। एंड मैंने अपने पापा, दादी, चाचा, चाची सबको बाकायदा रूम में बैठा करके दिखाया, एंड दैट डे आई फेल्ट गूज़ बम्प्स कि मेरे साथ क्या हो रहा है यार, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि टीवी पे आ जाऊंगी, इतना बोल लूंगी मैं, ये सब मतलब हमारे लिए तो बहुत छोटी बड़ी बात हो जाती है ना कि आप टीवी पे आ गए हो या फिर आपका फोटो न्यूज़पेपर में आ गया है, बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी भी मिडिल क्लास लड़की के लिए या फिर उसके माँ-बाप के लिए। करियर की शुरुआत हो ही गई थी, फिर मैंने सोचा कि यार अब रांची में रह कर के तो कुछ होगा नहीं, मतलब क्योंकि रांची एक बहुत छोटी-सी जगह है, वहाँ पर उतने बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स थे नहीं। जो छोटे-मोटे इक्का-दुक्का चैनल्स थे, वहाँ पे मैंने काम कर लिया था, और अब मुझे लग रहा था कि नहीं, अब थोड़ा-सा बाहर जाना पड़ेगा। अब बाहर जाऊँ कैसे? जब तक कोई मुझे नौकरी देगा नहीं, तब तक मुझे बाबूजी भेजेंगे नहीं। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि चलो यार पढ़ाई का नाम ले लेती हूँ, पढ़ाई करने के बहाने मुझे भेज तो देंगे। तो मैंने एक कॉलेज में एडमिशन भी करवा लिया और मैं चली गई बॉम्बे। वहाँ पर जाकर के मैंने 1 साल काम किया, एंड देन फिर मैंने बहुत कोशिश करने के बाद एक चैनल में इन नोएडा
मैंने बहुत 3-4 महीने उनको फ़ोन पे की, प्लीज़ मुझे रख लो, प्लीज़ मुझे रख लो, सेम स्लैब पे रख लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। फाइनली वो बिफ़ोर कोविड उनका फ़ोन आया कि ठीक है, यू कैन कम एंड जॉइन। और मैं, मुझे याद है 16 मार्च 2020 को मेरी जॉइनिंग डेट थी और 22 मार्च 2020 के बाद मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लगा दिया। तो आई वाज़ फीलिंग सो हैप्पी, सो ब्लेस्ड, सो रिलैक्स कि चलो एटलीस्ट मैं आ गई, मेरी जॉइनिंग हो गई। उसके बाद ये जनता कर्फ्यू लगा, क्योंकि 2 साल तो फिर उसके बाद बर्बाद ही हो जाने थे। फिर धीरे-धीरे करके लाइफ आगे बढ़ती चली गई, हसल, स्ट्रगल करते-करते आई माई सेल्फ डिडंट इवन रियलाइज़ कि कब यहाँ तक मैं पहुँच गई, कब मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ने लगे, कब मुझे लोग जानने लगे, कब मुझे किसी अच्छे पॉलिटिशियन के इंटरव्यूज़ मिलने लगे। ये सब बस होता चला गया। लेकिन हाँ, आस्क मी वेयर आई एम स्टैंडिंग टुडे, आज से 10 साल पहले मैं अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकती थी इस जगह पर। क्यों? क्योंकि घर में शेर और बाहर में भीगी बिल्ली वाज़ माय पर्सनैलिटी। बचपन में मैं घर में बहुत चीखती चिल्लाती थी। जान-पहचान के चेहरों से मैं हर तरह की बातें कर सकती थी। लेकिन जब मैं बाहर खड़ी होती थी, तो मेरे मुँह से एक आवाज़ नहीं निकल सकती थी कि मैं किसी से बात कर लूँ। मुझे अगर वॉशरूम भी जाना होता था किसी रेस्टोरेंट में, तो मुझे इतना नहीं निकलती थी मेरे हलक से आवाज़ कि मैं पूछ लूँ कि भैया वॉशरूम कहाँ है? मैं इतनी ज़्यादा अंदर से डरने वाली पर्सनैलिटी वाली लड़की थी। लेकिन आई थिंक बिकॉज़ ऑफ दिस प्रोफेशन, बिकॉज़ ऑफ द सिटी एंड एवरीथिंग, अब मैं बहुत ज़्यादा अपफ्रंट हूँ। फ्रॉम एन इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट का जो ये जर्नी है, आई हैव फेल्ट दिस, आई हैव लिव्ड दिस। ये सारी चीज़ें करते-करते 5 साल हो गए। मतलब फ्रॉम रांची टू बॉम्बे टू दिल्ली, एवरीथिंग 5 साल बीत गए। और अब हो गई थी एज। और माँ-बाप के लिए एज होती है कि 23-24 के अराउंड आपकी एज, जब आप हाथ से निकलने वाले होते हो, तब आपको कहीं तो शादी आपकी करानी होती है। और अगर आपके रिलेटिव्स बहुत अच्छे हैं, तो वो 20-19 साल में भी बोल देंगे कि अब तो लड़की आपकी बहुत बड़ी हो गई है। प्लस मेरे घरवालों के साथ एक और पॉइंट था कि तूने तो अब सब कुछ कर लिया ना, तूने पढ़ाई कर ली अपनी मर्ज़ी की, तूने नौकरी कर ली अपनी मर्ज़ी की, अब हमारा भी एक बात मान ले, और वो है कि शादी कर ले। तो शादी का जो पूरा माहौल था, ये मेरे घर में 3 साल तक चला है कि 3 साल तक मुझे मेरे पापा ने रांची के अच्छे-अच्छे लड़के, उनका रिश्ता लेकर के वो आए कि ये देख, इससे कर ले, ये देख, उससे कर ले। मुझे भी प्रॉब्लम नहीं थी शादी करने में। आई ऑल्सो वांटेड टू गेट मैरिड, बट विथ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे? मेरा बस इतना सिंपल सा डिमांड था कि भैया, हम आपसे कर लेंगे शादी, लेकिन आपको हमें नौकरी करनी देनी होगी। ये नहीं कि आगे अभी आप बोल दें कि हाँ यार, हम तो बहुत मॉडर्न फैमिली के हैं, आप कर लो शादी और फिर करते रहना नौकरी। तो मेरी जब 2-4 लड़कों से बात हुई, तो दे वर लाइक कि अरे नौकरी तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको नोएडा में रहने की क्या ज़रूरत है? हमारा फैमिली बिज़नेस है, यू कैन कम स्टे हियर, जॉइन अस। मैं कहा कि नो। तो ये सारे चीज़ में मुझे 5-6 लड़के जो पापा ने भेजे, उनसे मैंने बात किए, उसके बाद फिर उनको रिजेक्ट किया। कुछ आज से मैं भी रिजेक्ट हुई बिकॉज़ ऑफ माय अपफ्रंट नेचर और मीडिया के लिए हेट्रेड को लेकर के, तो मैं भी रिजेक्ट हुई। उसके बाद फिर 3 साल तो इसमें आराम से निकल गया। फिर फाइनली एक दिन मेरे पापा का दिमाग ठनका और उन्होंने मुझे किया फ़ोन। फ़ोन किया, ये था 6 जून 2023 की रात की बात है ये। मुझे एकदम डेट भी याद है, क्योंकि यहाँ से मेरी लाइफ एकदम टर्न ही हो गई। 6 मई 2020 की बात है। और मेरे पापा ने उस फ़ोन कॉल पे 1 घंटे तक मुझे बस प्रवचन ही दिया था कि व्हाई शुड आई गेट मैरिड? अब इस पूरे कॉन्वर्सेशन में मैंने बस हाँ, सही कह रहे हैं आप, हाँ, आपकी बात में पॉइंट है इस बार, बस यही बातें मैंने कही है। उस 1 घंटे के कॉन्वर्सेशन के बाद तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक कि मैं थोड़ी ज़्यादा अब मनमानी कर रही हूँ या फिर क्या कर रही हूँ, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, अगर पापा वांट्स मी टू गेट मैरिड एंड इफ आई कैन सी अ पोटेंशियल कैंडिडेट, देन आई कैन गेट मैरिड। Then my husband right now, one fine day he comes into my life, he walks in and मैं जाती हूँ उनसे मिलने के लिए। और अगेन मेरे दिमाग में ये रहता है कि आई हैव अ प्लान बी, कि मैं जा करके मिल करके आई विल जस्ट शो माय डैड कि मैं लड़कों को मिल रही हूँ, उनसे बात करती हूँ, बट अगेन आई विल रिजेक्ट दिस बंदा। ठीक है, बट देन समथिंग, आई डोंट नो हाउ, व्हाई, व्हाट चेंज्ड आफ्टर आई मेट हिम। और मेरे दिमाग में सडनली मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई थिंक कि दिस मैन इज द मैन आई शुड गेट मैरिड टू। और जब मैं उससे मिलने के लिए भी गई थी, तो आई हैड दिस लिस्ट कि ये सारे मेरे डिमांड्स हैं, मुझे ये सारे चीज़ चाहिए फुलफिल, क्योंकि मैं एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज़ तो कहीं पे भी नहीं करूँगी। मेरा, आई स्टिल रिमेंबर, हम अब बात करते हैं इस बारे में तो हम काफ़ी ज़्यादा हँसते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड हिम वाज़ कि तुम्हारे घर में छठ होता है क्या? क्योंकि हम बिहारियों के घर में छठ इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग। और मुझे ये था कि जब छठ हो तो मैं मतलब वो फेस्टिवल को मनाऊँ।
तो दिस वाज आवर कॉन्वर्सेशन का शुरुआत, एंड ही वाज लाइक लाफिंग कि कैसा डम सा सवाल है, तुम पहले रिलैक्स कर लो, पानी पी लो और फिर हम बात करेंगे अच्छे से। तो मतलब एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि जब उससे मेरी शादी की बात भी हुई, तो मैंने एक चीज़ हमेशा क्लियर कर दी थी कि देखो मैं शादी करने के लिए एकदम रेडी हूँ, यू टेल मी व्हेनेवर यू वांट टू गेट मैरिड, बट देन या आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग। ये ना हो कि तुम मुझसे आज शादी कर लो और फिर तुम कल के डेट पर कहो कि नहीं आप नौकरी नहीं कर सकती, नहीं अब तो आपको हमारे बच्चे को पालना होगा। दैट इज नॉट मी एट ऑल। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने फिर अगेन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं कर लूँगी तो फिर मेरे घर में जो बाकी बच्चे हैं वो भी करेंगे। और बड़े बच्चे होने के कारण बहुत सारे जो बैरियर्स थे वो मैंने अपने भाई और बहनों के लिए तोड़ दिए। नाउ टुडे आई एम फाइनली सेटल्ड, मैरिड, एंड आई एम ट्राइंग टू बिकम अ नाइसर डॉटर एवरी डे फॉर माई पेरेंट्स एंड अ नाइसर बहू एवरी डे टू माई इन-लॉज। और अब मैं फाइनली अपने आप को बिलीव करती हूँ कि मुझे जो भी कुछ अचीव करना था मैंने कर लिया है, लेकिन येस द गेम हैज़ नॉट कम टू एन एंड राइट नाउ। अभी भी मेरे कुछ और गोल्स हैं जिनको मुझे रीच करना है, मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना है, और बिकॉज आई जस्ट थिंक ये बस ऐसे स्टार्टिंग लाइन है। अब तक तो बस वो स्ट्रगल का टाइम चल रहा था, अब यहाँ से द रियल गेम विल बिगन। और अभी इस वक्त अगर बात करूँ तो मैं एबीपी न्यूज़ में काम करती हूँ एज एन एंकर, और यहाँ मुझे 3 साल हो गए काम करते हुए। आई डोंट नो हाउ टाइम फ्लाइज लाइक एनीथिंग। लेकिन हाँ, मतलब इतनी ज़्यादा ज्ञान भरी बातें, इतना ज़्यादा आपको अपने लाइफ के बारे में बताने का बस एक ही मकसद था कि मैं कोई ये लड़की नहीं हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली है, 30 अंडर 30 की लिस्ट में आ गई हूँ। आई एम जस्ट लाइक दैट रैंडम गर्ल इन योर सोसाइटी और योर नेबर जो एवरी डे छोटे छोटे बैटल्स फाइट करती है, जो शायद किसी के लिए बहुत बड़ी लड़ाई ना हो, बहुत बड़ी चुनौती ना हो, लेकिन उस पर्टिकुलर इंसान के लिए जो इस जर्नी से क्रॉस कर रहा है, जो इस जर्नी के अंदर है, उसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई होगी। आप जो हो वही मैं भी हूँ, मैं भी बस वही लड़की हूँ सोसाइटी में जो आपको सब्जी लाते हुए दिखती है, जो दूध लाती है, जो अपने मम्मी पापा से डांट सुनती है, जो कभी कभी थप्पड़ भी खा जाती है। आई एम जस्ट दैट रैंडम गर्ल, यू नो। और लाइफ में बैटल्स होते हैं, सबके पास अपने अपने बैटल्स होते हैं, लेकिन यू नेवर अंडरस्टैंड कि सामने वाला किस बैटल से लड़ रहा हो, उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हो, और वो उन सारी चीज़ों से लड़ते 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 आगे पहुंच रहा है वहाँ जहाँ उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो कभी पहुंच भी सकता है। एज अ किड मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतनी देर तक बोल सकती हूँ, लोगों से बाहर निकल के बात कर सकती हूँ, लेकिन टुडे आई एम डूइंग इट। सो यू डोंट नो कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट छुपा हुआ है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है किसी लड़की के लाइफ में ना, वो है अपनों से लड़ाई करना। अगर आपने सीख लिया अपनों से लड़ना, उनको वैलिड पॉइंट्स पर वो आर्ग्यूमेंट जीतना, तो हाफ ऑफ द बैटल, हाफ ऑफ द लाइफ यू हैव ऑलरेडी वन। तो समझो, जानो कि व्हाट योर बैटल्स आर, आप कैसे उनको जीत सकते हो, अपना गोल, अपना टारगेट सेट करो एंड देन वर्क अकॉर्डिंगली। तो अंत में जोश टॉक्स के इस मंच से मैं बस तुमको इतना बताना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें सच में वो चीज़ चाहिए, तुम्हें करना है, तुमने ठान लिया है अपने मन में कि तुम्हें वो चीज़ अचीव करनी है, चाहे वो जो भी कुछ हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट में हो, अगर तुम्हें बॉलीवुड की हीरोइन भी बनना है या फिर तुम्हें देश का प्रधानमंत्री भी बनना है, तो ट्रस्ट मी, विश्वास करो मेरा, तुम वो चीज कर सकती हो। क्योंकि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और एटलीस्ट कोशिश तो करके देखो यार, कहीं तक तो पहुंच ही जाओगी। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। एकरा नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे न मिलते, एकदम मिलती, झंडा गाड़ दो।